हेलो फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रीय आंदोलनों को आरंभ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। राष्ट्रीय आंदोलनों के जो में उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले था ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां, है ना। जिस तरह से ब्रिटिश लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में भारतीयों के हस्तक्षेप किया, उससे भारतीयों में एक एकता की अलग, जिसे हम कहते हैं, वो जागृत हुई। कैसे हुई? जैसे आर्थिक नीतियों के तहत इन्होंने भू राजस्व नीति अपनाई, है ना, जिससे भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ और किसान विद्रोह और जनजाति विद्रोह के रूप में वो सामने आए। सामाजिक नीतियां कैसे परिवर्तित की? जो समाज में इन्होंने व्यापक हस्तक्षेप किया, है ना, समाज में व्यापक हस्तक्षेप किया, है ना। जैसे महिलाओं के संबंध में बहुत सारे कानून बनाए, है ना, जनजातियों से संबंधित कानून बनाए, ठीक है। तो इन चीजों में हस्तक्षेप से भी भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर प्रेरणा मिली। सांस्कृतिक नीतियां इन्होंने परिवर्तन करना चाहा, है ना। सांस्कृतिक नीतियों जैसे जनजातियों के अधिकार मान सकते हैं हम। जैसे उनकी सामूहिक भूमि होती थी, उसको इन्होंने कर के दायरे में लाए, है ना। सामूहिक भूमि होती थी, ठीक है। और जो ग्रामीण 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 क्षेत्रों के जो ढांचे में परिवर्तन किया, है ना। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या हो गया कि जो शहरी कारीगर थे वो गांव में जाकर बसने लगे और कृषि पर अत्यधिक भार बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, इनकी संस्कृति में, मतलब संस्कृति ऐसे हो गई कि एक, मतलब बोझित संस्कृति जिसे हम कह सकते हैं, है ना। मतलब लोग बोझ बनने लगे, जिससे क्या हो गया, गरीबी बढ़ने लगी, है ना। गरीबी बढ़ने बढ़ी, ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी, है ना। ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी, भुखमरी बढ़ने लगी, है ना। और इन सब का परिणाम क्या हुआ? सम्मिलित रूप से अकाल के रूप में देखने को मिला, है ना। अकाल के रूप में देखने को मिला, जिससे क्या हो गया, जो भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ होने लगे। किससे होने लगे? ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ होने लगे। नेक्स्ट आता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो 19वीं और 20वीं सदी में चल रहे थे, इन्होंने भारतीयों को एकजुट होने पर बल दिया। जैसे भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया, है ना। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना, तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से लोगों को जागरूक जागरूक करने का प्रयास किया, आर्य समाज के माध्यम से, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने आपको पता होगा कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपने जोरदार भाषण दिए और पश्चिमी जो भारत में औपनिवेशिक शोषण चल रहा था उसे समाप्त करने के लिए पश्चिम के लोगों को आगे आने के लिए कहा, है ना। और कहा कि अगर भारतीय ज्ञान विज्ञान से लोगों को परिचित होना है तो भारत में जो औपनिवेशिक शासन है उसे समाप्त करने की जरूरत है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिटन और कर्जन की नीतियां, है ना। लिटन की नीतियां, जैसे लिटन क्या लाया, प्रेस पर इसने कठोर प्रतिबंध लगाया, है ना। शस्त्र अधिनियम आया इसके समय, है ना। तो लिटन एक दमनकारी शासक था और इस दमन ने क्या सिखाया कि किस तरह से जो शोषण हो रहा है उसका सामूहिक रूप से हम विरोध कर सकते हैं। आगे कर्जन ने भी बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई जो भारतीयों के लिए सही, मतलब सही नहीं रही। जैसे इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, है ना, ठीक है। और कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन की योजना बनाई, है ना, ठीक है। तो इन्हीं संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भारतीयों ने पश्चिम के हथौड़े से पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ दिया, है ना। भारतीयों ने पश्चिम के हथौड़ों से पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ दिया, है ना। हथौड़े से पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ दिया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने उन्हीं लोगों की जो चीजें उन्होंने बताई वो उनसे सीख लेते हुए हमने उन्हीं को परास्त कर दिया। रिपन की नीतियां, रिपन के समय क्या आया था,
है ना? लॉर्ड रिपन के समय आपको पता होगा श्वेत विद्रोह हुआ था, है ना? श्वेत विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में क्या था कि जो गोरे लोग हैं वो गोरे लोगों का जो केस है वो भारतीय नहीं, मतलब केस की जो सुनवाई है जज भारतीय नहीं हो सकता, है ना? इन्होंने इसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज लोगों ने एक साथ मिलकर विद्रोह किया और रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आप एकजुट हो तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हो, है ना? इससे भारत में एकजुटता को बढ़ावा मिली, राष्ट्रवाद को बल प्राप्त हुआ। अब अगर हम राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत देखें तो कांग्रेस की स्थापना काफी महत्वपूर्ण थी, है ना? कांग्रेस की स्थापना काफी महत्वपूर्ण थी जो 1885 में गठित हुई थी, है ना? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, परंतु इससे पहले भी, कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाएं गठित की गई थी, है ना? जिसमें प्रमुख थी बंग भाषा प्रकाशक सभा, है ना? बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में हुई थी, है ना? बंगाल के क्षेत्र में हुई थी। और ये जमींदारों की सोसाइटी थी, है ना? लैंड होल्डर्स जो जमींदार होते थे उनने मिलकर इसका गठन किया था, जमींदारों की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। पूना सार्वजनिक, है ना? पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुई थी, है ना? 1867 में हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1875 में हुई थी, है ना? और इंडियन एसोसिएशन को क्या कहते थे हम? कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इसे कहा जाता है ना? इंडियन एसोसिएशन जो थी कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहलाती, पूर्वगामी संस्था कहलाती इंडियन एसोसिएशन। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी, है ना? 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो ये जो संस्थाएं थी ये कांग्रेस से पहले कार्य कर रही थी, परंतु ये मेजर मेजर रूप से एक आंदोलनों को बल प्राप्त जब होता है तब मतलब तब होता है जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है ना? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और इसका नामकरण कौन करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके नाम, मतलब कौन इसकी सलाह देता है? दादा भाई नौरोजी। कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम किनके, मतलब किन्होंने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने यह नाम दिया था। प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में होता है ना? बॉम्बे में होता है। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना? ब्रिटिश अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। ये करते हैं। वो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर देखें हम तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? ये तीसरे अधिवेशन में बने थे 1887 में। ठीक है? तो कांग्रेस का था। अब कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ विवाद भी थे, जैसे सेफ्टी वाल्वों का सिद्धांत, है ना? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, है ना? आपको पता होगा कि 1885 में, है ना, 1885 में बंगाल मतलब वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, है ना? लॉर्ड डफरिन था, डफरिन था, है ना? तो लॉर्ड डफरिन था। तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही जाती है कि जो ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस की स्थापना को बढ़ावा दिया। मतलब किस तरह से कहा कि अगर भारतीय कोई प्रतिरोध होता है, भारतीय प्रतिरोध को पहले ही जानने के लिए इस संस्था का गठन किया गया, है ना? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही कि भारतीय विद्रोह को पहले ही जानने के क्रम में, भारतीय विद्रोह को पहले ही पता कर लेने के क्रम में आईएनसी की स्थापना की गई, है ना? भारतीय विद्रोह को पहले ही पता करने के क्रम में आईएनसी की स्थापना की गई, है ना? और
मतलब जैसे सीटी रहती है ना, आपने सेफ्टी वाले सिद्धांत के अंदर तो पहले ही वो आवाज आ जाती है, उस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी भारतीय लोग विद्रोह करना चाहेंगे तो आईएनसी में बात पहुंच जाएगी और वहां से हम इन चीजों को हैंडल कर लेंगे। दूसरा था तड़ी चालक का सिद्धांत। तड़ी चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। ये दूसरे संदर्भ में कह रहे थे, ये भारतीयों के संदर्भ में कह रहे थे कि भारतीयों ने आईएनसी की स्थापना के लिए एक विदेशी नागरिक को चुना, एओ ह्यूम को चुना संस्थापक के रूप में, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करते तो शुरुआती दौर में आईएनसी को अंग्रेज समाप्त कर देते थे। अंग्रेज समाप्त कर सकते थे, है ना। इसीलिए इन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को चुना कि कोई किसी तरह की हमको मतलब इस आईएनसी को पहले ही मतलब किसी तरह का विरोध या ब्रिटिश सरकार का दमन न सहना पड़े, इसलिए भारतीयों ने एओ ह्यूम का साथ दिया। ठीक है, तो दो उदाहरणाएं देखी जाती। अब हम देखेंगे उदारवादी आंदोलन। उदारवादी आंदोलन में पृष्ठभूमि अगर देखें तो इसके कुछ नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, है ना। दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। है ना। प्रारंभिक स्तर पर जो भारत में प्रारंभिक स्तर पर जो भारत में लीड लीड कर रहे थे वो उदारवादी ही कर रहे थे, है ना। उदारवादी कर रहे थे और ये क्या करते थे, ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, है ना। ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, न्यायप्रियता में विश्वास करते थे तथा भारत में हो रहे अन ब्रिटिश रूल को हटाने की मांग करते थे, है ना। अन ब्रिटिश रूल को हटाने की मांग करते। ठीक है, आगे आता है हमारा पृष्ठभूमि के बाद विचारधारा अगर देखें तो विचारधारा इनकी क्या थी। इनकी विचारधारा थी कि जो ब्रिटिश शासन को जो तात्कालिक स्तर पर ब्रिटिश शासन है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना। शासन को समाप्त नहीं किया जा सकता, ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं किया जा सकता, इनका ऐसा मानना किया जा सकता थी। कार्य पद्धति देखें तो कार्य पद्धति के अंतर्गत ये क्या करते थे, मांगे रखते थे, है ना। शांतिपूर्वक मांगे रखते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, है ना। प्रार्थना प्रार्थना पत्र देते थे। ठीक है, और अगर इनकी कार्य पद्धति देखो देखें तो शांतिपूर्ण मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्य करते थे, किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता था, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते। इनकी मांगे क्या थी, है ना। इनकी मांगों को अगर देखा जाए तो सिविल सेवा में ना, सिविल सेवा में भारतीयों की जो उम्र मतलब उम्र सीमा बढ़ाई जाए, सिविल सेवा की उम्र सीमा बढ़ाई जाए, है ना। उम्र सीमा बढ़ाई जाए और मांग थी कि जो भारतीय लोगों को अपनी शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए, है ना। शासन व्यवस्था में शामिल किया जाए। ब्रिटेन ने जो उपनिवेश कनाडा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थे इनके, वहां पे इन्होंने स्वशासन दे रखा था लोगों को, तो ये भारत में भी चाहते थे भारत में भी स्वशासन प्रदान किया जाए, है ना। है ना, अंतिम शासन उनका ही रह गया लेकिन स्वशासन की मांग इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी भारत में भी। ठीक है, उदारवादी आंदोलन की अगर सीमाएं देखें तो ये जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ कभी नहीं गए, है ना। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ मतलब एक तरीके से उग्र होकर कभी नहीं गए और हमेशा ये कहते थे कि इस तरीके मतलब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हमको कार्य करना है और उनकी नीतियों का विरोध करना है ना। इस सरकार को उखाड़ फेंकना इनका उद्देश्य नहीं था, है ना। उखाड़ फेंकना इनका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो ये उदारवादी आंदोलन से संबंधित है। आगे हम उग्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड।
आगे हम उग्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये आंदोलन एक समय के हिसाब से विभाजित है। जैसे एक सेकेंड, है ना? जैसे 1900, मैं बता देता हूँ, 1900 सॉरी 1885 से लेकर 1905 तक का समय उदारवादियों का माना जाता है। 1905 के बाद जो समय चलेगा वो गरमपंथी लोगों का आ जाएगा, है ना? ये गरमपंथी कह सकते हैं, ये गरमपंथियों को 1905 के समय आ जाएगा, है ना? जब बंगाल विभाजन की प्रक्रिया चालू होगी तो वहां से गरमपंथी गरम दल का शासन मतलब गरम दल के लोग आने लगेंगे। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में हम आगे की बातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।